अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले मेरठ यूनिवर्सिटी का पेपर एक्सप्लेन किए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि एमकेट के पेपर भी एक्सप्लेन करें। तो आज हम शुरुआत करते हैं 2019 के पेपर से। तो 2019 में क्वेश्चन नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 11 से लिया गया था वो है द नेसेसरी कंडीशन फॉर बॉयज़ लॉ टू होल्ड इज़ डैट द प्रोसेस मस्ट बी। तो बॉयज़ लॉ में आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल कहते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन डैश। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज हो जाती है, बट द मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज़, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, तो इसलिए इसका चॉइस जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड डैश मोशन। तो जब नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग मोशन होगा, यानी कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, ये टेक्स्ट बुक की लाइन दी गई है चैप्टर नंबर 7 से, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ यूरेनियम 92-235 डिके बाय emitting 2 अल्फ़ा 1 बीटा एंड 2 गामा द न्यू डॉटर एलिमेंट वाई इज़। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगर अल्फ़ा इमिशन होगी तो न्यूक्लियन नंबर जो है वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा और जो चार्ज नंबर है वो 2 नंबर कम हो जाएगा। तो जब एक अल्फ़ा इमिशन होगी तो ये 235 से 231 हो जाएगा, ये 92 से 90 हो जाएगा। जब दूसरी अल्फ़ा इमिशन होगी तो ये 231 से 227 हो जाएगा, ये 90 से 88 हो जाएगा। अब जब बीटा इमिशन होती है तो बीटा इमिशन पे न्यूक्लियन नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी चार्ज, बीटा का सिंपल मतलब होता है बीटा नेगेटिव इमिशन। तो हमें पता है कि बीटा नेगेटिव जब इमिशन होती है तो न्यूक्लियन नंबर जो है वो चार्ज नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाता है, तो 88 से ये 89 हो जाएगा और गामा इमिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 What should be the distance of an object from a convex lens of focal length 10 cm in order to produce an erect image twice as large as the object। तो ये मैं स्टूडेंट को बताता हूँ इनकी टेस्ट में कि जब हमें ट्वाइस साइज़ की इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखना चाहिए। तो जब हम f का वैल्यू 10 रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, और जब हमें रियल चाहिए 1 तो 1.5 f पे रखना चाहिए। बहरहाल इस क्वेश्चन में इरेक्ट की बात हो रही थी, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल, तो हम 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कार ऑफ मास क्वेश्चन नंबर 6 है अ कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट हैज़ बिन एक्सेलरेटेड टू स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इन 16 मीटर, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार एंड फोर्स। तो इसकी मैंने नीचे डेटा बनाई हुई है। गाड़ी का मास जो था वो 1200 kg था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 8 थी, डिस्टेंस 16 था। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज़ की है। यहाँ पे जब मैंने वैल्यू रखा Vf का 8, Vi का 0, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन मुझे मिल गई 2 और फोर्स बराबर होता है ma। तो जब मैंने 1200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 हो गया, इसीलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। व्हेन अ ट्रेन वाइल whistling passes near you, a considerable change in the pitch of sound is heard. When the train is moving away, the pitch of sound dash। तो जब ट्रेन दूर जाएगी लिसनर से तो लाजमी है पिच डिक्रीज़ हो जाएगी,
वेयर इज़ द पिच ऑफ साउंड डैश व्हेन ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, जब ट्रेन करीब आ जाएगी तो पिच इंक्रीज़ हो जाएगी, तो पहले में डिक्रीज़ होगा बाद में इंक्रीज़ होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 8, if compressible medium has the bulk modulus denoted by B and density denoted by rho, then Newton फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन फार्मूला जो है वो बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी है, तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन जो होगा स्क्वायर रूट में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं होगा, द रेशो ऑफ पावर डिसिपेटेड ये नहीं होगा, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्टर्ब मीडियम मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये भी चैप्टर नंबर 8 से। तो अगर पैरेलल मूव कर रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, the Brock's law for measurement of wavelength of X-rays using crystal lattice planes having distance d between each other for constructive interference for integral multiple of lambda। तो ब्रॉक्स इक्वेशन जो है वो आप सबको पता है, 2t sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12, इन न्यूक्लियर फिजिक्स द मास डिफेक्ट इज़ रिफर्स टू, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मास डिफरेंट होता है, मास डिफेक्ट होता है वो हमेशा होता है सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड यानी डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ये नहीं, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एंड बाउंडेड न्यूक्लियस ये भी नहीं होगा, डिफरेंस इन मासेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर कंस्टिट्यूट एंड बाउंडेड न्यूक्लियस, तो ये ठीक है, फ्री कंस्टिट्यूट, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ टाइम इंटरवल बिटवीन अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज मेजर्ड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन इन विच टू इवेंट्स अकर, देन द टाइम टी मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिलेटिव वेलोसिटी वी, तो यह फार्मूला चैप्टर नंबर 17 में है और ये सही फार्मूला इसका सी बी ऑप्शन होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन है, अ पैराटोपर इज फॉलिंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड आल्सो रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकंड, द बॉडी सेटिस्फाइड। तो देखें यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसका मतलब है इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इस, ये चैप्टर नंबर 2 से, इसकी सॉल्यूशन मैंने नीचे दी है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से, के को के से, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -3 है, तो 3 को 2 से करेंगे 6, -2 को 2 से करेंगे -4, 4 को -3 से करेंगे -12, ये 16 होगा, 16 में से 6 तो -10 आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो चैप्टर 1 से लिया गया है, इन एसआई सिस्टम द इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, और मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्टिकल मार्क्ड ए इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होने चाहिए और चार्ज नंबर भी कंजर्व होने चाहिए। अब आप देखें
9 और 4 ये होंगे 13 और यहाँ पे न्यूक्लियर नंबर 12 है। इसका मतलब है यहाँ पे जो पार्टिकल बनेगा उसका न्यूक्लियर नंबर 1 होना चाहिए। और 4 और 2 6, तो इसका मतलब है इसकी चार्ज तो कंसर्व है, बस न्यूक्लियर नंबर कंसर्व करना है। इसका मतलब है एक ऐसा पार्टिकल इमिट होगा जिसका न्यूक्लियर नंबर 1 होगा पर उसमें चार्ज नहीं होगा, तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द लेप्लास करेक्शन टू द न्यूटन फार्मूला इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो लेप्लास का कहना था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। Question number 19, an electron is moving with velocity v has a momentum 3 × 10⁻⁻26 the de Broglie wavelength। तो de Broglie wavelength फाइंड करने का फार्मूला है h/mv। mv को हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम ये दिया गया है। 3 जब इससे डिवाइड करेगा तो ये आएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो -8। अब अगर हम इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो एक माइनस और भी ऐड हो जाएगा, -9। -9 जब रिमूव करेंगे तो नैनोमीटर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो ये भी हम एक शॉर्टकट बताते हैं स्टूडेंट को कि जब कोई गाड़ी रेस्ट में से स्टार्ट हो तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फार्मूला होता है SN 1/2a 2n-1। अब डिस्टेंस हमें दिया गया है 21, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, 4th सेकंड की बात चल रही है तो यहाँ 4 पुट करेंगे। अब 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8 होगा, 1 में से जब माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 2 डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 42 हो जाएगा। अब ए फाइंड करने के लिए हम 42 के साथ 7 डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 6 होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 है, एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग डाउन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, बॉल नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, टाइम हमें 3 सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो यहाँ से रिज़ल्ट हमारा 50 आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, द बोहर्स पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। तो ऑर्बिट की जो इक्वेशन है, आप ऑर्बिट द बोहर पोस्टुलेट, तो बोहर्स ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा NH/2π होगा और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी इज डैश टू वेक्टर ए एंड बी। तो हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा ए से भी परपेंडिकुलर होगी, बी से भी परपेंडिकुलर होगी, या इनके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन कॉम्पटन स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट द एक्स-रेज वेवलेंथ चेंज इज डेल्टा लैम्डा इज। तो डेल्टा लैम्डा का फार्मूला पूछ रहे हैं, जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट का जो फार्मूला था वो लैम्डा h/m0c 1 - cos थीटा था। तो इसका सही ऑप्शन जो था वो ये था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 - cos थीटा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, when an object is thrown upward it rises to height h, how high is the object in term of h when it has lost 1/3 of its original kinetic energy। तो अब आप फ़र्ज़ करें कि जब वो हाइट h पे होगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, पर ग्राउंड से जब हमने ऊपर थ्रो किया था तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh होगी, क्योंकि वो हाइट h तक जा सकता है। पर अब उसने 1/3 अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी है। तो अब जो
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mgh है, और हमने पढ़ा है लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो लॉस इन काइनेटिक 1/3 mgh और गेन इन काइनेटिक mg/x। तो mg से कैंसिल हो गया, तो x जो है वो h/3। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, a changing current in coil set up the changing magnetic field around it, which in turn induce an EMF in it. This is known as। तो अगर हम किसी कॉयल का करंट चेंज करेंगे तो उस कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और वो उसी कॉयल में EMF इंड्यूस करेगी, तो इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में है 3 times डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 3 times डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल। तुम्हें पता है कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। अगर आप 3 times डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कैपेसिटेंस 3 times इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। द फार्मूला फॉर पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो पास्टन सीरीज तब इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा थर्ड ऑर्बिट पे, क्योंकि अगर फर्स्ट पे लगाएगा तो लाइमन और सेकंड पे लगाएगा तो बाल्मर, थर्ड पे अगर कहीं से भी जंप लगाएगा तो वो पास्टन सीरीज़ बनेगी। तो इसका मतलब है ये जो एन होना चाहिए ये 3 होना चाहिए, और ये जो एन है वो 3 से ऊपर, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, अ मटीरियल डेट डज नॉट बिकम रेडियो एक्टिव आफ्टर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। तो न्यूट्रॉन जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोलिंग मटेरियल या कंट्रोलिंग रॉड्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि शील्डिंग का ये काम नहीं है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दें। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना कंट्रोलिंग मटेरियल का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ म्यू इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, देन वैल्यू ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट का है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अ कार 50 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग एट द कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड राउंड्स अ कर्व 100 मीटर, व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से मैंने डेटा बनाई है, मास ये है, वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस रेडियस 100 मीटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। v स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 81 होगा। 81 जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 405 रिज़ल्ट होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में है द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टॉर्मलाइन क्रिस्टल इज ड्यू टू। तो इसको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, टॉर्मलाइन क्रिस्टल से जो होती है पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू ct³, द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट c। तो वेलोसिटी की डायमेंशन Lt⁻⁻1 है, c की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, t टाइम है तो t⁻3। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये पावर -4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगी, प्राइमरी वोल्टेज कम होगी, और जिस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा होगी उस साइड पे करंट कम होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी से, पर सेकेंडरी का करंट कम है प्राइमरी से। क्वेश्चन नंबर 37, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 3 resistor of 4 ohm, 5 ohm and 3 ohm joined together in parallel.
द करंट थ्रो 3 ओम। तो हमें पता है पैरेलल में हर एक रेजिस्टर के पास एक जैसी वोल्टेज होती है, तो हम डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 3, तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलेगा 4 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड थीटा इज़ द एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लिट टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द स्क्रीन, देन फॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन थी जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ अ कंडक्टर कैरिंग करंट I इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स F, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम decreases in adiabatic process, which of the following must be true this process। तो आप देख रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट ना आ सकती है ना जा सकती है, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है सिस्टम ने वर्क किया है। तो हम कहेंगे वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। इसका ऑप्शन बी होगा। तो इसी तरीके से हमने ये सारा पेपर एक्सप्लेन कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई दूसरा पेपर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम पेपर एक्सप्लेन करें उसकी नोटिफिकेशन